नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। संसद के दोनों सदन में आज निजी विधेयकों का दिन। पटल पर रखी जाएगी संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट। वित्त मंत्री लोकसभा में पेश कर सकती हैं विनियोग विधेयक। थाईलैंड से जल्द भारत लाए जाएंगे गोवा अग्निकांड के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स। दिल्ली की अदालत से नहीं मिली अग्रिम जमानत। अजय गुप्ता गोवा पुलिस की रिमांड में, पूछताछ जारी। निर्वाचन आयोग ने यूपी समेत 6 राज्यों में बढ़ाई एसआईआर की समय सीमा, लेकिन बंगाल में विवाद की स्थिति। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं 3 बार की मुख्यमंत्री, तो फॉर्म क्यों भरूं। बांग्लादेश में अगले साल 12 फरवरी को होंगे संसदीय चुनाव। शेख हसीना के बिना खालिदा जिया की बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच होगी जंग। और पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना को 4-2 से मात देकर भारत ने जीता कांस्य पदक। इतिहास रचने पर प्रधानमंत्री ने टीम को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे सप्ताह का आज अंतिम दिन है और आज दोनों सदनों में प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा कामकाज को देखें तो राज्यसभा में निजी सदस्यों के कामकाज का संकल्प सूचीबद्ध है और जिसके अंतर्गत सांसद सुधा मूर्ति बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा विषय पर, सपा सांसद रामजी लाल सुमन का निजी क्षेत्र में SC/ST आरक्षण, तो वहीं केरल के सांसद जॉन बिटार्स का केरल में एम्स की मांग का प्रस्ताव रखेंगे। लोकसभा की बात करें तो विनियोग संख्या 4 विधेयक 2025 सदन में पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। विधेयक पर चर्चा के बाद वित्त मंत्री विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी रखेंगी। शुक्रवार होने के नाते निजी सदस्यों के कामकाज का दिन है। लोकसभा में भी कई सदस्य अलग अलग मुद्दों पर संकल्प ला सकते हैं, जिसमें देश में हवाई किराए को रेगुलेट करने, EWS के लिए एक नेशनल कमीशन बनाने, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के रिहैबिलिटेशन, देश के लोगों में पोषण सुधारने के उपायों से संबंधित संकल्प शामिल हैं। तो वहीं कई संसदीय स्थायी समितियों के विवरण और रिपोर्ट्स भी दोनों सदनों में रखी जाएंगी। तो वहीं कल राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हो गई। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद अजय माकन ने की, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से बोलते हुए भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से एसआईआर की प्रक्रिया पर अपने अपने तर्क रखे गए, तो तमाम ऐतिहासिक तथ्यों पर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। गुरुवार को राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा शुरू हो गई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद अजय माकन ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मतदान केंद्रों से सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। दुनिया भर में बड़े गर्व से छाती ठोक कर कहते हैं कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत लोकतंत्र की जननी है। लेकिन जो तथ्य आज मैं इस सभा के अंदर रखूंगा, सभा पटल पे रखूंगा, वे चीख चीख करके गवाही दे रही हैं कि भारत में शायद यह जननी अब जीवित नहीं है। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में चुनावी सुधारों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह नहीं समझती कि वोट गहरे संबंधों और विश्वास के कारण मिलते हैं। भाजपा नेता त्रिवेदी ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां जीवंत लोकतंत्र है। राजीव जी के समय में 1988 में 61A में चेंज करके कहा जाता है कि ईवीएम का प्रयोग किया जा सकता है और 15 मार्च 1989 को राजीव गांधी की सरकार के समय में इसको वैधानिक मान्यता प्रदान की जाती है। मगर अब क्या बताएं सभापति महोदय, कांग्रेसियों के अनुसार कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी जी के परिवार के लोग अब कंप्यूटर एरा से क्वांटम एरा में आते आते पर्ची से चुनाव कराने के लिए जोर डालने लगे हैं। चर्चा में अन्य दलों के सांसदों ने भी अपने विचार रखे, जिसमें भारत में लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत करने पर बल दिया गया। What we are aiming at is to reform the elections towards 100% purified elections.
Are we having that system now is the question. In my opinion and in my view and in my study, we don't have a full-proof elections as on today. बीएलओ भी सीमित संसाधन, कठिन भौगोलिक स्थिति और समय से दबाव में काम कर रहे हैं। उनका कार्यभार अत्यंत चुनौतीपूर्ण है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सफलता में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आवश्यक है कि बीएलओ को बेहतर शिक्षण, पर्याप्त संसाधन, तकनीकी सहायता और स्पष्ट निर्देश दिया जाए। सदन की शुरुआत होने पर राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दीपावली को यूनेस्को द्वारा अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किए जाने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह देश विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों के लिए गौरव का क्षण है। शैलेंद्र मिश्र और कुमार आलोक के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। संसद में टीएमसी सांसदों द्वारा ई सिगरेट पिए जाने का मामला अब गरमाने लगा है और इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर ई सिगरेट प्रतिबंधित है और फिर लोकतंत्र के मंदिर में टीएमसी सांसद द्वारा सिगरेट पिए जाने का मामला हास्यास्पद है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ हैं प्रतिक्रिया देने के लिए कि टीएमसी सांसद पर ई सिगरेट पीने का आरोप लगा है। कैसे देखते हैं आप जिस तरीके से आरोप लगा है? जो विषय अनुराग ठाकुर जी ने उठाया सदन के अंदर, ई सिगरेट, एक तो ई सिगरेट प्रतिबंधित, सांसद अगर ई सिगरेट पिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। सिनेमा हॉल में भी प्रतिबंधित है सिगरेट, ऐसे में संसद में सिगरेट पीने का मुद्दा जो अनुराग जी ने उठाया, केवल सिगरेट का नहीं है, वो तो प्रतिबंधित है। ई सिगरेट बाहर में भी प्रतिबंधित है। क्या बच्चों को सीख देंगे ये लोग? क्या देश को सीख देंगे? ये बहुत बुरी बात है। टीएमसी है, टीएमसी में सब कुछ चलता है। टीएमसी है, टीएमसी में सब कुछ चलता है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का, जो अनुराग ठाकुर के द्वारा ई सिगरेट टीएमसी के सांसद के पीने पर जो सवाल उठाए गए हैं उस पर वो डीडी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन नवीन के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। गोवा अग्निकांड मामले में नाइट क्लब के मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को जल्द भारत लाया जाएगा। ये दोनों हादसे के बाद थाईलैंड भाग गए थे। सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को कल थाईलैंड के फुकेट से हिरासत में लिया गया। थाई सरकार ने भारतीय दूतावास को इसकी जानकारी दी और अब उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है। तो वहीं इन दोनों की अग्रिम जमानत याचिका को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आरोपियों ने याचिका में जान को खतरा होने और मेडिकल आधार पर जमानत मांगी थी, लेकिन समर्थन में सबूत न होने की वजह से याचिका को खारिज कर दिया गया। तो वहीं कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि बिजनेस के सिलसिले में वो 6 दिसंबर को देश छोड़ चुके थे, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक 7 दिसंबर की रात 1:17 पर टिकट बुक हुआ और सुबह 5:20 की फ्लाइट से आरोपी थाईलैंड रवाना हुए थे। और इस बीच गोवा पुलिस अजय गुप्ता से भी पूछताछ कर रही है। बता दें कि गोवा अग्निकांड 6 दिसंबर की रात में हुई थी, जिसमें 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। निर्वाचन आयोग ने कल 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में ये रियायत दी गई है। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर को लेकर दाखिल की जा रही याचिकाओं को राजनीति से प्रेरित बताया और आगे किसी याचिका को लिस्ट करने से मना कर दिया। और इस पूरे मामले में सियासत भी गरमाई हुई है। ममता बनर्जी ने फिर से एसआईआर पर सवाल खड़े किए हैं, तो बीजेपी सहित एनडीए दलों ने एसआईआर को देश के लिए जरूरी बताया है। मामला संसद में भी छाया रहा। देश के 12 राज्यों में जारी एसआईआर की प्रक्रिया पर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए 6 राज्यों में इस प्रक्रिया को पूरा करने की समय सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया है, जिसके अनुसार तमिलनाडु और गुजरात में इम्यूनरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर कर दी गई है और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल को जारी करने की तिथि 19 दिसंबर कर दी गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार में इम्यूनरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 18 दिसंबर कर दी गई है और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल को जारी करने की तिथि 23 दिसंबर कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में इम्यूनरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर कर दी गई है और वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रोल को जारी करने की तिथि 31 दिसंबर कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने चुनाव आयोग से एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया। आयोग द्वारा एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने खुशी जाहिर की है, तो इस प्रक्रिया में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी आयोग को धन्यवाद दिया है। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मतदाता चिन्हित हुए थे एब्सेंटी, शिफ्टेड या डेड वोटर के रूप में। 2,95,00,000 के आसपास की संख्या है। तो हम इस बड़ी अवधि में पुनः चेक करवाना चाह रहे हैं अधिकारियों को लगाकर, जिनका एन्यूमरेशन फॉर्म भराया जा सकता है। गलती से चिन्हीकरण बीएलओ द्वारा इस श्रेणी में हो गया तो उसका हम एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाएंगे। इस बीच एसआईआर के मामले पर हो रही राजनीति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नाराजगी जाहिर की। चुनाव आयोग द्वारा कई राज्यों में की जा रही एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई ने नाराजगी जाहिर की। लगातार दाखिल हो रही याचिकाओं पर सीजेआई ने कहा कि इस मामले में अब नई याचिकाएं दायर किए जाने की कोई औचित्य नहीं है। कई लोग अब सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कोर्ट में आ रहे हैं। हम कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दे रहे हैं, मामले में कोई और नई याचिका स्वीकार न करें। जहां एक ओर एसआईआर के मामले पर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई जारी है, तो वहीं दूसरी ओर बंगाल में एसआईआर पर जमकर राजनीति हो रही है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर के फाल्टा में चुनाव आयोग के विशेष पर्यवेक्षक सी मुरुगन के साथ बदसलूकी की गई। इस घटना के बाद चुनाव आयुक्त ने बंगाल के मुख्य चुनाव आयुक्त से रिपोर्ट मांगी, तो राज्य के सीईओ ने आयोग को रिपोर्ट भेज दी है। इस बीच बंगाल में घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में नाम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रोजेनी मैप, पिता का नाम चेंज करके दूसरा लोग का नाम डाल दिया, माता का नाम चेंज करके दूसरा का नाम चेंज कर दिया। ये खास करके मुस्लिम बुद्ध में हुआ। हिंदू जो है उनका पिताजी, दादाजी, उनका नाम का थोड़ा मेंटेन होता है, नाम साधने में। ये लोग फायदा उठाया। हाफिजुल का ओरिजिनल पिता था मोफिजुल। मुफिजुल बांग्लादेशी था, इसलिए हाफिजुल पश्चिम बंगाल का कोई सिराजुल का नाम पकड़ के डाल दिया। ये सब नाम नहीं रहेगा। चुनाव आयोग ने बुधवार को ही स्पष्ट कर दिया था कि जिन राज्यों में एसआईआर जारी है, उन और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे बूथ स्तर पर तैयार होने वाली अनुपस्थिति, स्थानांतरित, मृत या दोहराए गए मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों के बूथ स्तर एजेंटों के साथ साझा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के आवासीय परिसरों में भी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के इस फैसले के विरोध में राज्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को पत्र लिखा है और इस संबंध में आपत्ति दर्ज कराने के लिए सीएम ममता बनर्जी के निर्देश पर मेयर फिरहाद हकीम ने कोलकाता के आवासीय संघों के साथ बैठक भी की थी। चुनाव आयोग ने राज्य के सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल से पत्र लिखकर ये पूछा है कि सामुदायिक हॉल वाले आवासों की सूची निर्धारित समय के भीतर क्यों नहीं भेजी गई। आयोग ने इस मामले में जिला चुनाव अधिकारी की भूमिका पर असंतोष व्यक्त किया है और निर्देश दिया है कि 500 मतदाता वाले आवासों का जिलावार विवरण 31 दिसंबर तक भेजा जाए। बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि पूरे राज्य में कहां कितने बहुमंजिला हैं और इसकी रिपोर्ट राज्य के सभी डीईओ से मंगवाई गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब अपने राज्य की महिलाओं को भी एसआईआर के खिलाफ लामबंद कर रही हैं। ममता ने कृष्णानगर में एक रैली में कहा है कि अगर मतदाता सूची की समीक्षा के दौरान महिलाओं के नाम काटे गए तो वे अपने रसोई के औजारों के साथ तैयार रहें। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया कल ही पूरी हुई है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी होने के संदेह में बांग्ला भाषियों को तंग किया जा रहा है और ये भी कहा है कि एसआईआर के कारण अगर किसी का नाम मतदाता सूची से हटाया तो वो इसके खिलाफ धरने पर बैठेंगी। लखनऊ में भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पर इन दिनों राजनीतिक हलचल तेज है। लंबे समय से लंबित उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के चुनाव की तारीखें आखिरकार तय हो गई हैं। पार्टी ने घोषणा की है कि 14 दिसंबर को प्रदेश भाजपा को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। ये चुनाव न केवल संगठनात्मक नेतृत्व को मजबूत करेगा बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की दिशा भी तय करेगा। पार्टी के संगठन चुनाव अधिकारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बताया है कि प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र 13 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक पार्टी के राज्य मुख्यालय पर दाखिल किए जाएंगे और इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि इस प्रक्रिया में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं केंद्रीय चुनाव
पर्यवेक्षक विनोद तावड़े की मौजूदगी रहेगी। और यहाँ बुलेटिन में हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मणिपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राष्ट्रपति इम्फाल स्थित नुपी लाल स्मारक परिसर का दौरा करेंगी और मणिपुर की वीर महिला योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और बाद में वे सेनापति गांव में एक जनसभा को संबोधित करेंगी, जिसमें वे जिले के लिए विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगी और उसका उद्घाटन करेंगी। दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे साझा प्रयासों का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली एनसीआर में अच्छे वायु गुणवत्ता वाले दिनों, जिसमें AQI 200 से कम रही है, की संख्या 2016 के 110 दिनों से बढ़कर वर्ष 2025 में 200 दिनों तक पहुंच गई है। और इसी अवधि में जनवरी से नवंबर के बीच दिल्ली का औसतन AQI घटकर 187 रहा है, जो वर्ष 2018 में 213 था। वर्ष 2025 में एक भी दिन AQI अति गंभीर स्तर यानी कि 450 से अधिक पर नहीं पहुंची। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में वर्ष 2025 के दौरान 6 उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें आयोजित की गई, जिनमें कृषि, आवास, शहरी मामलों और सड़क परिवहन मंत्रालय सहित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इन बैठकों में प्रदूषण नियंत्रण की रणनीतियों, उद्योग की निगरानी और पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM के जरिए कई सख्त कदम लागू किए हैं। ग्रैब के विभिन्न चरणों के तहत प्रदूषण स्तर बढ़ने की आशंका में पहले ही आवश्यक प्रतिबंध लागू कर दिए जाते हैं। तो वहीं औद्योगिक उत्सर्जन में कमी लाने के लिए दिल्ली एनसीआर के 3,551 उद्योगों में से करीब 1,297 में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली OCEMS स्थापित किया जा चुका है। तो वहीं पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र ने पंजाब, हरियाणा और यूपी को 4,090.84 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसके तहत 3.45 लाख फसल अवशेष मशीनें और 43,270 कस्टम हायरिंग सेंटर किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में वर्ष 2022 की तुलना में 2025 में लगभग 90% की कमी आई है। सड़क धूल, यातायात जाम और कचरा प्रसंस्करण जैसे स्थानीय स्रोतों पर नियंत्रण के लिए भी व्यापक योजनाएं लागू की गई हैं। दिल्ली में 1 नवंबर 2025 से BS3 और उससे नीचे के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है और साथ ही 62 प्रदूषण हॉटस्पॉट पर तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। सरकार का कहना है कि विभिन्न एजेंसियों, उद्योगों और नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से प्रदूषण स्तर में गिरावट आई है और आने वाले समय में वायु गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए कठोर कदम उठाए जाते रहेंगे। पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। 17 से 19 दिसंबर तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में 20 देशों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक भी शामिल होंगे। सम्मेलन की तैयारियों को लेकर केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। ट्रेडिशनल मेडिसिन पर WHO का दूसरा वैश्विक सम्मेलन भारत में आयोजित हो रहा है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव। सर, ये जो WHO का सेकंड सम्मेलन हो रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है भारत की वजह से? 2023 में भी इसका हमने गुजरात में पहला समिट सफलता का
सफलता के साथ हमने वहाँ पर किया था। अभी और ये 2025 में दूसरी बार ये जिम्मेदारी हमारे भारत को मिलना और इस पर भारत के ट्रेडिशनल दवाइयों के ऊपर विश्वास जो है वो उसमें बतलाता है। यह समिट पारंपरिक चिकित्सा को मुख्य धारा में लाने के वैश्विक प्रयासों का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस साल का थीम क्या है और क्यों ऐसा रखा गया है थीम? इस साल का जो थीम है रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेल बीइंग। आज दुनिया संतुलित, रोकथाम आधारित और व्यक्ति केंद्रित स्वास्थ्य मॉडल की ओर देख रही है। पारंपरिक चिकित्सा हमेशा से शरीर, प्रकृति, समाज के बीच सामंजस्य पर आधारित है और हमारी ये जो थीम है उसी पे आधारित है। कितने प्रतिनिधि की उम्मीद करते हैं कि वो जो सम्मेलन में हिस्सा लेंगे? इस साल इस WHO के ग्लोबल समिट में लगभग 110 कंट्री के प्रतिनिधि सहभागी हो रहे हैं और उसमें से 20 कंट्री के स्वास्थ्य मंत्री भी उसमें शामिल होने जा रहे हैं। और इसमें जो है मंत्रीगण तो है ही, नीतिगण है, उसमें नीति निर्माता, वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, उद्योग जगत के पारंपरिक चिकित्सा के प्रैक्टिशनर भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। अश्वगंधा पर एक अलग से सेशन रखा गया है, उसके पीछे क्या कारण है? ये जो अश्वगंधा हमारा जो मेडिसिनल प्लांट है वो भारत की सबसे प्रतिष्ठित और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन की गई औषधि वनस्पतियों में से एक है। यह परंपरा और आधुनिक विज्ञान के बीच एक मजबूत पुल का काम भी करता है। इस साइड इवेंट में के माध्यम से हम उसके पारंपरिक महत्व और आज के समय में उसकी वैश्विक उपयोगिता को उजागर करेंगे। यह भारत की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संदेश है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति दर्शाती है कि भारत वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण के एजेंडा को कितनी प्राथमिकता दे रहा है और पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ मिलाकर आगे बढ़ने के लिए भी कितना गंभीर है। कैमरामैन योगेश के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 17 लोगों की जान चली गई। चकला गम इलाके में मजदूरों से भरा एक ट्रक पहाड़ी से नीचे गहरी खाई में गिर गया। ट्रक में कुल 22 मजदूर सवार थे जो असम के रहने वाले थे। हादसे में 17 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और एक व्यक्ति को जीवित निकाला गया है। सभी मृतकों के शवों को बरामद कर लिया गया है। यह हादसा 10,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर ह्यू लियांग चगला गाम सड़क पर हुआ है। सुरक्षा बल बाकी लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। खराब मौसम, अस्थिर जमीन और ज्यादा ऊंचाई ऑपरेशन को और मुश्किल बना रहे हैं। हालांकि राहत और बचाव दल घटनास्थल पर अपना बचाव अभियान चला रहे हैं। राज्य के अधिकारी प्रभावित परिवारों की मदद करने और मुश्किल बचाव अभियान पर नजर रखने के लिए अंजो जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इस भीषण सड़क हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के एक्स अकाउंट पर लिखा कि अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में हुए दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि में मैं व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को PM NRF से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शासन व्यवस्था को अधिक सुचारू और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने बड़ा प्रशासनिक पुनर्गठन किया है और अब तक दिल्ली 11 जिलों में विभाजित थी, जिसे बढ़ाकर 13 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि नए जिलों के गठन से प्रशासनिक कार्य आसान होंगे और लोगों को सेवाएं तेजी से मिलेंगी। नई सूची में 3 नए जिले ओल्ड दिल्ली, सेंट्रल नॉर्थ और आउटर दिल्ली शामिल किए गए हैं। तो वहीं पुराने 11 जिलों में से शादरा जिले को हटा दिया गया है और अब दिल्ली के कुल 13 जिले साउथ ईस्ट ओल्ड दिल्ली, नॉर्थ न्यू दिल्ली, सेंट्रल, सेंट्रल नॉर्थ, साउथ वेस्ट, आउटर नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ और वेस्ट होंगे। और नई संरचना में सब डिवीजन भी 33 से बढ़ाकर 39 किए जा रहे हैं ताकि अधिकारियों पर काम का बोझ संतुलित रहे और साथ ही संपत्ति
पंजीकरण को पारदर्शी बनाने के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालयों की संख्या 22 से बढ़ाकर 39 की जाएगी। बांग्लादेश में आम चुनावों की तारीखें तय होते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नसरुद्दीन ने कल मतदान की तारीखों का ऐलान किया। 2024 के छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद शेख हसीना के सत्ता से हटाने के बाद यहां पहली बार चुनाव होगा। 17 करोड़ से अधिक आबादी वाला ये मुस्लिम बहुल राष्ट्र अब पूरी तरह बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में अपने अगले नेतृत्व का चयन करेगा। चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक नामांकन दाखिल करने की तारीख 29 दिसंबर है, जबकि जांच 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक और नाम वापसी की 20 जनवरी तय होगी। बांग्लादेश में होने वाला 12 फरवरी का चुनाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य और सामाजिक स्थिरता की दिशा को निर्धारित करेगा। और इसी के साथ ही हमारा ये बुलेटिन यहीं खत्म होता है। आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा। मुझे अनुमति दें। नमस्कार।